हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अ, तो हमने अपनी कुल क्लास करी थी, 9th क्लास का सेल पढ़ रहे थे हम। तो उसी तरीके से आज हम थोड़ा आगे ये क्लास अपनी कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे देख पा रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, सेल साइज़ वगैरह के बारे में पढ़ लिया था हमने। ठीक है। और साइज़ का सेल क्या होता है, ओह सॉरी, सेल का साइज़ क्या होता है, सेल की शेप क्या होती है, किसने डिस्कवरी की थी, सेल की थ्योरी के बारे में पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। ठीक है ना। तो उसी तरीके से आज की जो क्लास है हम अपना स्टार्ट करते हैं कहाँ से, कंपोनेंट ऑफ सेल से। तो कंपोनेंट ऑफ सेल्स जो हैं हमारे, वो अब आते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब है बच्चों हमारा कि सेल जो है आपका बना किससे है। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है आज का, कंपोनेंट्स ऑफ सेल। और सेल कहाँ से, किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तीन है, 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल। कहने का मतलब जो हमारे सेल है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनाए। जैसे आप ये देख पा रहे हो, ये एक नॉर्मल सा बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का। ये हमारा जो बीच में है वो न्यूक्लियस है, क्योंकि 3 चीज़ों से, वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है। सबसे पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग होती है सेल की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब आउटर कवरिंग। जो ये देख रहे हो ना, ये डॉट, ये ब्लैक या ब्लू कलर की जो भी है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कई बार इसको क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन। जैसे ये रहा, ठीक है ना, एरो करके, ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेकंड क्या आता है हमारा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, बिल्कुल सेल के बीच में होता है। बिल्कुल क्या होता है, सेल के बीच में जो है डार्क कलर का है, ये हमारा न्यूक्लियस है। फिर आता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो ये इनर लिक्विड होता है वो हमारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है ना। ये डॉट डॉट से जो शो हो रहा है ना, ये लिक्विड है, तो ये एक तरह का हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो ये हमारी 3 बेसिक चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सेल जो हैं। 3 कंपोनेंट हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, अंदर आता है न्यूक्लियस और फिर आता है साइटोप्लाज्म। हमें तीनों के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर बोलो आप सेल मेम्ब्रेन, क्या बोल सकते हो आप, सेल मेम्ब्रेन। और इधर जो ये है छुप गया है, और इसको क्या बोलते हैं भाई, लेमा भी बोला जाता है। ठीक है। ये एडिशनल में बता रहा हूँ, कोई पूछेगा नहीं। ठीक है। लेमा के बारे में याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन किसी से भी याद रख सकते हो। ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एक बड़ा नया सा नाम हमें आ रहा है सामने, SPM, सेमी या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है, परमिएबल का मतलब होता है अपने अंदर से पास करना, अपने अंदर से क्या करना, पास करना। ठीक है। तो सबसे पहले इट इज़ अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जिसका मतलब क्या है, विच मीन्स दैट इट अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटीरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो भी हमारा सेल है, जैसे ये हो गया आपका सेल है, सेंटर में इसके न्यूक्लियस है और इधर सारी साइटोप्लाज्म वगैरह है। तो सेल के बाहर जाना और सेल के अंदर आना किसके थ्रू होएगा, जो ये आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैं बना रहा हूँ, इसके थ्रू होती है। तो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब ऐसा नहीं है हर कोई आ जा सकता है। आपके घर के अंदर दरवाजे से कोई भी नहीं आ जा सकता, सिर्फ आपके घर वाले, पड़ोसी या जानकार ही आ सकते हैं। कोई बाहर का ऐरा गैरा नहीं आ सकता। क्यों, एक तरीके से आपका जो गेट है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एक परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। मतलब हर किसी को नहीं आने देगा, सिर्फ कुछ मटेरियल को आने देता है। ठीक है। और अब इसका काम क्या क्या है, इट सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। बाहर से क्या करता है, इनर मटेरियल को, जैसे ये हो गए मेरे पूरा ये बाहर का इन्वायरमेंट है, अंदर सेल है, तो अंदर के जो ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना, इसके अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उसको प्रोटेक्ट करके रख रहा है किससे, बाहर से। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल, ये जो सारा पार्ट है ये हमारा एक्सटर्नल है। ठीक है। कहाँ मिलता है, इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों ही में होती है, प्लांट्स में भी और एनिमल में भी। एक मेम्ब्रेन और होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल वॉल। लेकिन सेल वॉल दोनों में नहीं होती, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में नहीं होती। किस में होती है, प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। लेकिन क्या, सेल वॉल। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारी दोनों में होती है। ठीक है ना। और पढ़ेंगे अभी इसके बारे में आगे। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल है,
और साथ के साथ कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड। आप इसको फोल्ड कर सकते हो, जैसे चादर वगैरह को फोल्ड किया जाता है, या शीट हो गई कोई भी, तोड़ सकते हो और वापस से जोड़ भी सकते हो, रीयूनाइटेड। और कैसी है, फ्लैक्सिबल है, मतलब इसको आप दबा सकते हो कैसे भी। आया समझ में? तो ये हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैसे होती है सेमी परमिएबल। क्यों बोला जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज SPM, सेमी या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि ये हर मटेरियल को अंदर बाहर आने नहीं दे सकती, सिर्फ कुछ ही स्पेशल मटेरियल हैं या फिर सब मटेरियल्स को ही, हर मटेरियल्स को आने नहीं दे सकती, सिर्फ कुछ स्पेशल को। ठीक है, अब देखते हैं ये बनी किसकी होती है। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा मेड अप ऑफ। तो जो हमारी SPM है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड्स। सैंडविच देखा ना आपने? हाँ, तो ये जैसे हमारे दो ब्रेड हो गई ये, ठीक है, और बीच में ये और एक ये। तो जो ये दो ये ब्रेड की तरह हैं हमारी, ये जो दो ब्रेड हैं या फिर ये दो लेयर हैं, ये किसकी है? लिपिड्स की। किसकी है? लिपिड्स की। लिपिड्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है ना। अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसको, थोड़ा टिश्यू में पढ़ेंगे, अभी ध्यान रखना। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड्स की। लिपिड बाहर की लेयर होती है, और जो हमारा ये है प्रोटीन जो है हमारा, ये अंदर की तरफ होता है, ये सारा हमारा प्रोटीन है, ठीक है ना। ये जो देख पा रहे हो आप, तो ये प्रोटीन है, और इसके बाहर की लेयर क्या होती है हमारी? किसकी? उसकी लिपिड्स की बनी होती है, ठीक है ना। तो ये प्रोटीन्स आर सैंडविच्ड बिटवीन बाय लेयर ऑफ लिपिड। बाय लेयर मतलब दो लेयर्स हो गई, बाय लेयर मतलब दो लेयर हो गई, ठीक है ना। ये रेड कलर इजीली दिख जाता है, ब्लू कलर में वो येलो कलर में दिक्कत होती है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया किससे बनी है, हमने ये देख लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसका फंक्शन क्या है, काम क्या करती है। तो सबसे पहले रेगुलेट, रेगुलेट का मतलब आप ध्यान रख सकते हो किससे? कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। जैसा कि मैंने बताया, हर मटेरियल नहीं जा सकता, कुछ जाता है, तो उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कर रही है। सेकेंड पॉइंट, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कंपोजिशन ऑफ सेल। और सेल की कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब वो बना किससे है? कंपोजिशन का मतलब बना किन किन चीज़ों से है, ठीक है ना। थोड़ा समझा देता हूँ इससे भी। तो जिन जिन चीज़ों से बना है वो हमारी कंपोजिशन है सेल की, तो उसको मेंटेन करके रखता है। मतलब हर ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं जा सकता, या कोई भी पार्टिकल अंदर नहीं जा सकता, कोई भी पार्टिकल बाहर नहीं आ सकता। तो वो अगर होगा मूवमेंट तो सिर्फ स्पेशल पार्टिकल्स की होगी, और वो भी किसके थ्रू होगी? SPM के थ्रू। SPM क्या है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या है हमारा? हाउ डज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल। अभी हमने ये पढ़ रखा है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो अंदर या बाहर करती है किसको? मॉलिक्यूल्स को। लेकिन कैसे करती है वो देखते हैं। तो देखो भाई, दो प्रोसेस के थ्रू होता है। एक आती है हमारी डिफ्यूज़न के थ्रू, और एक होता है हमारा ऑस्मोसिस। ये दोनों प्रोसेस पढ़नी है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूज़न में देखते हैं। तो प्रोसेस को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरे पास एक होते हैं सॉल्यूट, एक होते हैं हमारे पास सॉल्वेंट। जब दोनों को मिक्स कर दोगे तो हमारे पास क्या बनता है बच्चों? सॉल्यूशन बनेंगे। क्या बनेगा? सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखता हूँ। क्या था मेरे पास? मैंने बोला कि मेरे पास हो गया सॉल्ट। सॉल्ट को मैंने किसके अंदर मिक्स किया? नॉर्मल पानी के अंदर। तो हमारा क्या बना? ब्राइन सॉल्यूशन। ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? ब्राइन को बोलते हैं नमक, नमक का पानी को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। जो कम मात्रा में होते हैं उनको तो बोल सकते हो आप सॉल्यूट, जो ज़्यादा मात्रा में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। तो मैंने क्या करा, सॉल्ट हमारा कम मात्रा में था, उसको अगर मैं पानी में जो उसकी ज़्यादा मात्रा है उसमें अगर मिक्स कर दूँ तो हमारे पास ब्राइन सॉल्यूशन बनेगा। कहने का मतलब नमकीन पानी बनेगा, ठीक है ना। तो वो जो बना हमारा वो क्या है? सॉल्यूशन है। ये तो आया समझ में, ठीक है। अब इसी का यूज़ करके हमें डिफ्यूज़न और
समझने हैं। और ठीक है, इसको थोड़ा रब कर देते हैं। ठीक है, चलो डिफ्यूज़न देखते हैं। सबसे पहले हमारा डिफ्यूज़न है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स, अभी अभी समझाया, सॉल्यूट जो कम मात्रा में होते हैं, या फिर आयंस फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हाइयर कंसंट्रेशन का मतलब होता है जहाँ उनकी तादाद ज़्यादा हो, कहने का मतलब वहाँ उनकी जो कंसंट्रेशन है वहाँ उनका अमाउंट, कंसंट्रेशन को आप अमाउंट से भी समझ सकते हो। जहाँ अमाउंट ज़्यादा है तो ज़्यादा अमाउंट से कहाँ जाएंगे, लोअर कंसंट्रेशन, कहने का मतलब कम अमाउंट पर। तो सॉल्यूट की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। और इट डज़ नॉट रिक्वायर एसपीएम। यहाँ पर हमारे पास परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब हर पार्टिकल की मूवमेंट हो सकती है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। इट इज़ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव का मतलब क्या है, डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। पैसिव वर्ड हमने यूज़ जो किया है, कहने का मतलब इसके मूवमेंट के लिए, हर पार्टिकल को मूव करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। हर पार्टिकल को मूव करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी। बट जो हमारी डिफ्यूज़न है वो प्रोसेस है जिसमें हमारे सॉल्यूट पार्टिकल मूव करते हैं हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन और विदाउट एनी टाइप ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट, कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो वो हो गया हमारा डिफ्यूज़न। आया समझ में। थोड़ा और बढ़ते हैं आगे, थोड़ा ऑस्मोसिस को देखते हैं। जैसे हमारा सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, वो होता है हमारा डिफ्यूज़न। उसी तरीके से ऑस्मोसिस देखते हैं। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ वहाँ सॉल्यूट थे, सॉल्वेंट है, और वाटर, क्योंकि वाटर की यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ध्यान रखना बच्चों, जो आपका वाटर होता है वो एक हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब इसके अंदर आप कुछ भी घोल सकते हो। 90% चीज़ें पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। ठीक है ना। अब जो ये सॉल्वेंट की मूवमेंट है, सॉल्वेंट की जो मूवमेंट है वो कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन टू लो। दोनों प्रोसेस में कॉमन क्या है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही होगा। लेकिन डिफ्यूज़न में सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव करते हैं और ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर सकते हैं। डिफ्यूज़न में हमें एसपीएम की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन यहाँ कंडीशन कंपलसरी है कि थ्रू एसपीएम, कहने का मतलब ऑस्मोसिस किसके थ्रू होगा, एसपीएम। तो सबसे पहला पॉइंट मूवमेंट, जो डिफ्यूज़न है, डिफरेंस बता देता हूँ। डिफरेंस हमारा क्या है, ये रहा, जैसे हम डायग्राम से भी, ये डिफ्यूज़न की प्रोसेस, ये जो सर्कल है ये डिफ्यूज़न का है, ऑस्मोसिस का ये वाला सर्कल है जो ये बीच में ये दिखाया जा रहा है, ये सारा आपका क्या है, कॉमन। ठीक है ना, दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है, देखते हैं। अब सॉल्वेंट पार्टिकल डिफ्यूज़न में, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव टू इक्वलाइज कंसंट्रेशन। मूवमेंट कब तक होती है, जब तक दोनों जगह पर, हाइयर पर भी और लोअर पर, दोनों ही जगह बराबर अमाउंट नहीं हो जाता। जब तक बराबर नहीं होगा तब तक डिफ्यूज़न चलता रहेगा। ठीक है। डिफ्यूज़न में नो एसपीएम रिक्वायर्ड, कोई एसपीएम नहीं चाहिए होती। साथ के साथ एक चीज़ और है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, कोई एनर्जी नहीं चाहिए। यहाँ पर ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल मूव्स। ऑस्मोसिस में क्या होता है, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल मूव नहीं करेंगे। और यहाँ पर एसपीएम भी चाहिए, और साथ के साथ एक पॉइंट और है, इधर हमें एनर्जी भी चाहिए होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड। अब दोनों में ये तो हमने डिफरेंस पढ़े, अब कॉमन क्या है।
दोनों ही इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ टू सॉल्यूशंस इन, दोनों ही कब तक चलते हैं, जब तक दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए तब तक हमारी चलती है ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न दोनों, ठीक है ना। थोड़ा डायग्राम से, वही डायग्राम है जहाँ से मैंने बनाया है और ये बता रहा है। अब इधर देख लो, यहाँ पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोज है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा क्लोज है आपस में, इसका मतलब हाई कंसंट्रेशन है, पार्टिकल बहुत ज़्यादा भी और क्लोज भी है। इधर तो कोई पार्टिकल ही नहीं है, इसका मतलब इधर की कंसंट्रेशन कैसी है, लोअर। तो जब हाई से लो की तरफ हो, लेकिन इधर देख पा रहे हो कोई लाइनिंग नहीं आ रही बीच में, जैसा ओस्मोसिस में आपको ये लाइन दिख रही है ना, ऐसी यहाँ पर लाइन नहीं दिख रही, तो ये शो कर रहा है डिफ्यूज़न है कि बिना एसपीएम के थ्रू हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं। अब ये भी हाई कंसंट्रेशन ही है, क्यों है, क्योंकि इधर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, इधर पार्टिकल्स कम है, इसका मतलब ये जो पोर्शन है ये क्या है आपका, लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन बीच में एक लाइन बना रखी है इन्होंने, और वो लाइन किस चीज़ की है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जैसे मैं वापस दिखा देता हूँ आपको इसको रख करके, ये देखो ये जो डॉटेड में लाइन बन रखी है ना, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये प्रोसेस हो गई हमारी किसकी, ऑस्मोसिस की, और ये प्रोसेस ऑस्मोसिस, और ये हो गई डिफ्यूज़न। आई होप आपको समझ गया आ गया होगा, ये वही है डेफिनेशन है जो, ठीक है। अब उसके बाद और क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट। देखो डिफ्यूज़न तो मूवमेंट होती है सॉल्यूट कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट एसपीएम। लेकिन अगर मैं बोलूँ डिफ्यूज़न सॉल्यूट की वजह सॉल्वेंट का होना स्टार्ट हो जाए, तो वो भी ऑस्मोसिस ही कहलाएगा। दो तरह का होता है एंडोमोसिस, एंडोमोसिस होता है अंदर की तरफ, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन, कि जैसे मेरे पास ये सेल है और अगर सेल के अंदर मूवमेंट हो तो वो हो गया हमारा क्या चीज़, एंडोमोसिस। लेकिन अगर मेरे पास सेल है, सेल के अंदर से अगर बाहर की तरफ हो तो वो क्या माना जाएगा, एक्सोमोसिस। एक्सो का मतलब होता है आउटर, और एंडो का मतलब होता है इनर, अंदर की तरफ। एंडोमोसिस किसके अंदर, सेल के अंदर, इनटू द सेल एंडोमोसिस, और सेल के अगर बाहर जाए आउटसाइड द सेल तो वो एक्सोमोसिस। अब इसी के थोड़ा हम और पढ़ते हैं, ठीक है, डायग्राम के थ्रू, ठीक है। हमारे पास सॉल्यूशन जो आते हैं वो तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन हमारे पास तीन तरह के, कौन कौन से, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। पढ़ते हैं सबको। हाइपरटोनिक में देख, जैसे आप देख रहे होगे हमारे पास ये सारे क्या हैं, रेड ब्लड सेल है। क्या है ये, रेड ब्लड सेल। इसके अंदर रेड ब्लड सेल क्या हो गए, सिकुड़ गए, प्लाज्मोलाइड IRBC। प्लाज्मोलाइज्ड का मतलब होता है श्रिंक्ड, प्लाज्मोलाइज्ड का मतलब क्या था, श्रिंक्ड, कहने का मतलब सिकुड़ गए, सिकड़े हुए, ठीक है। इसके अंदर ये सिकुड़ गए, ये एक जैसे हैं अभी जैसे दिखती हैं। और हाइपोटोनिक के अंदर मतलब ये फूल चुके हैं सोलन, और इतने ज़्यादा फूल चुके हैं कि फट गए हैं। गुब्बारे के अंदर अगर ज़्यादा ही हवा भर दोगे तो क्या हो जाएगा, फूट जाएगा ना वो। अब जैसे यहाँ पर वाटर की अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से पानी निकल रहा है तो ये सिकुड़ गया। इसके अंदर कोई मूवमेंट, जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही पानी बाहर आ रहा है, तो ये आपकी आइसोटोनिक है, क्योंकि कोई चेंज नहीं हो रहा, इसमें सिर्फ अंदर जा रहा है। तो ये फूलता जाएगा, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, और इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर वो यहाँ कहीं ना कहीं से बर्स्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं से फट जाएगा, ठीक है। देखते हैं ये आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अगर सेल के अंदर और सेल के बाहर बराबर कंसंट्रेशन है, यहाँ भी उतने ही अमाउंट है और यहाँ भी इतना ही अमाउंट है, तो वो एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि कोई चेंज नहीं होगा, अंदर सेम और बाहर भी सेम है, ठीक
ठीक है ना। चीज़ों का ट्रांसफ़र हमेशा हाई टू लो होगा, ये ध्यान रखना। हमेशा ट्रांसफ़र कहाँ होगा, हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, हाई से लो। अब अगर दोनों ही जगह बराबर है, ना तो कहीं हाइयर है ना लोअर है, तो कहीं ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसीलिए आइसो वर्ड जो यूज़ किया गया है वो इक्वल के लिए किया गया है, जहाँ सेम हो, ठीक है ना। कहने का मतलब मैंने रेड ब्लड सेल को पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है, और लेकिन उस पानी के अंदर नहीं, एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डाला है जहाँ पर उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और रेड ब्लड सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन है या जो लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड सेम कंसंट्रेशन का, तो कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। फिर आता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक डायग्राम के अकॉर्डिंग देख रहे हो आप, हाइपरटोनिक क्या है, ये रहा। कहने का मतलब अब अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर कंसंट्रेशन कम है, तो बाहर अंदर से, सेल के अंदर से बाहर जाएगा। जब सेल के अंदर से बाहर जाएगा तो अंदर का सेल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अंदर का सेल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो देखो when the concentration of the solution outside the cell more than the inside the cell, due to this the cell loses water and becomes plasmolized. Plasmolysis क्या है, shrinkage of the protoplasm away from the cell wall due to excessive loss of water. अगर पानी की बहुत लॉस हो जाए, अंदर से पानी निकल गया, तो बॉडी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, श्रिंक। और बाहर जा रहा है, आउट ऑफ द सेल हो रहा है, इसलिए एक ऐसी प्रोसेस, और एक्सोमोसिस। अंदर आता तो एंडोमोसिस, ठीक है। हाइपोटोनिक में क्या है, हाइपरटोनिक का अपोजिट है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल, अब बाहर की तरफ क्या है, लेसर देन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर ज़्यादा, इसके अंदर कम, ठीक है ना। लेकिन सॉल्यूशन है, यहाँ थोड़ा अपोजिट लिख रखा है, तो यहाँ से क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ जाएगा तो ये फूल जाएगा। इसका बेसिक एग्जांपल और जो सही तरीके से एग्जांपल है उसको मैं आपको समझाता हूँ, किशमिश से, ठीक है ना। किशमिश होती है रेजिन, अगर उस किशमिश को पानी के अंदर डाल दोगे रात भर के लिए तो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। जैसे मैंने क्या करा, वेट अ मिनट, मेरे पास जैसे किशमिश है, इसके अंदर इसको आप धूप में रख दो, कहाँ रख दो, धूप में। अब धूप में अगर रख दिया आपने, सनलाइट में, तो बाहर तो पानी की कमी है, कंसंट्रेशन कम है, लेकिन अंदर कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो बाहर अंदर का पानी मूव कहाँ होता है, हायर टू लोअर, तो अंदर से कहाँ जाएगा, बाहर, और बाहर जाने पर ये क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, श्रिंक, ये सिकुड़ जाएगी, क्योंकि अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो हाई से लो की तरफ। लेकिन अगर सनलाइट नहीं है, आपने इस किशमिश को क्या करा, एक बकेट में रख दिया, उस बकेट के अंदर पानी है, उस बकेट के अंदर क्या है, पानी। तो जब आप इसको बाद में देखोगे तो ये आपको कैसे, ये जो आएगी ना, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फूल जाएगी। क्यों, क्योंकि पहले कंसंट्रेशन कम थी अंदर की तरफ, बाहर पानी ज़्यादा, अंदर पानी कम था जब वो छोटी थी, तो वो सारा पानी इसके अंदर जाएगा, और पानी अगर अंदर चला गया तो ये क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो ये था हमारा हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, ठीक है ना। तो ये तीन है, जैसे एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी का पेज है ये वाला, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी का जब पेज वो करोगे तो उसमें दिखेगा, जैसे ये रहा, सराउंडिंग द सेल, जैसे ये सेल है और ये इसके सारा मीडियम है, ये जो है मीडियम है और ये सेल है, ठीक है ना। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन, बाहर पानी ज़्यादा है, पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा, देन दी सेल, और इसके अंदर क्या है, लो है। अब मैंने आपको बताया कहाँ मूव करता है, हाई से लो की तरफ, तो अंदर जाएगा। मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट। डाइल्यूट वर्ड का मतलब होता है पानी बहुत ज़्यादा है। द सेल विल गेन वाटर, क्योंकि ऑस्मोसिस के थ्रू ये सारा पानी कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा बाय ऑस्मोसिस। सच अ सॉल्यूशन इज़ नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपो
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, अंदर भी और बाहर भी। पर मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव, जितना पानी बाहर से आ रहा, अंदर से बाहर आ रहा है, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा पानी अंदर जाएगा। और जब पानी बहुत ज़्यादा अंदर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो ये हो गया हमारा हाइपोटोनिक, ठीक है ना। फिर सेकंड ये आइसोटोनिक की बात है। इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, अंदर भी जा बराबर और मीडियम के अंदर भी बराबर, तो ना तो बाहर से अंदर जाएगा ना ही अंदर से बाहर आएगा, तो कोई मूवमेंट नहीं होगी। इसलिए ये कौन सा सॉल्यूशन, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब अंदर और बाहर दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम, और इसके अंदर जो सेल है वो आपका सेम साइज़ का रहता है, ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। और वेयर एज हमारा जो हाइपोटोनिक था उसमें सेल का साइज़ क्या होता है, सेल्स अब, और कहने का मतलब साइज़ क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आता है हाइपरटोनिक। इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, अब जो मीडियम है वो लो पर है, सेल जो है वो हाई पर है, तो हाई से कहाँ मूव करता है, लो की तरफ। जब इसके अंदर से सारा पानी चला जाएगा तो ये आपका सेल कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और अगर श्रिंक हो गया तो इसका मतलब साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। देयरफॉर सेल विल श्रिंक। कैसा सॉल्यूशन है आपका, ये वाला हाइपरटोनिक, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। और इसके बाद अभी तक के लिए, आज के लिए इतना ही ध्यान रखना जो हमारा ये था, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन SPM होती है, क्यों होती है, क्योंकि सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिवली मतलब सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही ट्रांसपोर्ट करेगी। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किससे होती है, लिपिड से और प्रोटीन से। प्रोटीन बीच में होते हैं, लिपिड्स की लेयर बनी होती है ब्रेड की तरह, ठीक है। और देन उसके बाद हमने पढ़ा था वो बनी किससे है, वो हो गया हमारा फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, और किस लिए काम करती है, डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, ये सारे पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बाकी फ़िलहाल के लिए बहुत थैंक्स, ठीक है ना। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू बच्चों।